सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में गुड़ी पड़वा नव वर्ष ये कहां पर मनाया गया? तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। देखो, ये आपको पता होगा कि हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नया हिंदू कैलेंडर शुरू होता है। और ऐसा माना जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए इस तिथि से ही नए साल की शुरुआत की जाती है। तो इस साल ये दिन 19 मार्च को पड़ रहा है और इसी दिन से चैत्र नवरात्र भी शुरू हो गए हैं। आप सबके घर में पूजा वगैरह भी शुरू हो गई होगी, आप देख रहे होंगे। और इसी दिन को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से हम मनाते हैं। जैसे कि एक आपको ये शब्द सुनने को मिलेगा, साजिबू चेराओबा। तो मणिपुर में मेती समुदाय के द्वारा इसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसे मणिपुरी नव वर्ष भी कहते हैं। इसी को उगादि भी कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, कर्नाटक में, साउथ साइड में। और इसी को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर में इसको नवरे के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन को सिंधी समुदाय चेटी चंड के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से वो सब मैंने आपको एक साथ बता दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन में एक साथ करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। खास तौर पे जो राजस्थान वाले बच्चे हैं उनको पता होगा कि 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर सहित कई रियासतों के विलय के बाद वृहत राजस्थान संघ का गठन हुआ था। इसीलिए अभी तक हम राजस्थान दिवस हर साल 30 मार्च को मना रहे थे, लेकिन अब से राजस्थान दिवस हर साल हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। और इस बार अभी मैंने आपको पीछे ही बताया, ये दिन पड़ रहा है 19 मार्च को, यानी कि इस बार 2026 में जो राजस्थान दिवस है वो 19 मार्च को मनाया जा रहा है। अब पहले की तरह हर साल जो फिक्स होता था 30 मार्च को नहीं बनाएंगे, हर साल ये तारीख बदलती रहेगी। और ये परिवर्तन राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न था, तो मैंने आपको इसी के साथ जोड़ करके इसको भी बता दिया, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत में विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन ये कहां पर होगा? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। तो याद रखना, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप जो 2028 में होगा। इसका ये 23वां संस्करण होगा और मार्च में होगा ये भारत में। भारत में भी कहा, जो कलिंगा इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम है भुवनेश्वर उड़ीसा में, वहां पर। और इस स्टेडियम की अगर बात कर लें पहले, तो ये भारत का पहला और एकमात्र समर्पित इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम है जो कि 2024 में बना था। और इस चैंपियनशिप की बात करें तो ये हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार भारत इस इंडोर एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। हर 2 साल में होता है ये इवेंट। और मैं आपको यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो पूरी, जो पहली बार ये चैंपियनशिप हुआ था 1985 में हुआ था, तब ये फ्रांस में हुआ था। उसके बाद अगर लेटेस्ट आज जो हमने बात करी है, ये देखो 2028 में ये जो 23वां संस्करण होगा ये भारत में होगा, भुवनेश्वर में। भारत पहली बार इसको होस्ट करेगा कलिंगा स्टेडियम में। और उसके पहले भी ये अभी 2026 में यानी कि इसी साल होगा। कहां पर? तो आंसर होगा पोलैंड में। और इससे पहले ये 2025 में हुआ था, जब ये चाइना में हुआ था, यूएस उसमें टॉप पे रहा था। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। वर्ल्ड एथलेटिक्स की हम बात कर लेते हैं। स्थापना होती है 18 जुलाई 1912 में। हेडक्वार्टर मोनाको में है। प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोए। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब होता है? 7 मई को होता है। आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स ने SRY जीन टेस्ट लागू किया था। ये महिला खिलाड़ियों के लिए एक तरह का जेंडर टेस्ट होता है, जिससे पता लगाया जाता है कि वास्तव में वो महिला ही है ना। कहीं क्या होता है ना, जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो भी इसमें आकर के पार्टिसिपेट करने लगते हैं। और 2025 में हमने देखा वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर चुना गया था मेल कैटेगरी में आर्मंड डुप्लांटिस को। वो पॉल वॉल्टर के खिलाड़ी हैं स्वीडन से। और फीमेल कैटेगरी में चुना गया था सिडनी मैकलिंग को। वो अमेरिका की हर्डलर एंड स्प्रिंटर खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमोघ ज्वाला सैन्य अभ्यास की। इसका आयोजन अभी भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने किया। कहां पर? बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? मल्टी डोमेन वॉरफेयर को दिखाना, यानी कि युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हवा में, जमीन में, साइबर, अंतरिक्ष, इन सभी क्षेत्रों को एक साथ जोड़कर लड़ा गया। तो यह अभ्यास दिखाता है कि भारत की सेना अब नेटवर्क आधारित यानी कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर बन रही है, भविष्य के युद्ध के लिए तैयार है। तो इतनी बातें याद रखने की हमें ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। 2 बातें याद रखना भैया। अमोघ ज्वाला जो सैन्य अभ्यास हुआ
वो किसने किया? भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने। और कहां पर किया? बबिना फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। अब कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज से बनने वाले 2026 वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। धर्मागार्जन अभ्यास अभी भारत जापान के बीच में हुआ था, उत्तराखंड के चौबटिया में। कलारी लीप अभ्यास अभी इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में। अग्निवर्षा अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान के पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में। वज्र प्रहार भारत यूएस के बीच में हुआ हिमाचल प्रदेश के बकलो में। वज्रघात अभ्यास भारतीय सेना ने किया था राजस्थान के पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में। लामेतिया अभ्यास भारत सेशल्स के बीच में हुआ सेशल्स में। इन सीटू अभ्यास एयर एक्सरसाइज है, भारत थाईलैंड के बीच में हुआ था ये, मलक्का जल संधि के आसपास। मिलान अभ्यास ये भारतीय नेवी ने आयोजन किया। द्विवार्षिक बहुराष्ट्र अभ्यास है हमारा, विशाखापत्तनम में हुआ। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायु सेना ने किया था राजस्थान के पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। सागर कवच मॉक ड्रिल अभ्यास भारतीय तटरक्षक बलों ने किया था माहे और केरल के तटों पर। और अभी सी ड्रैगन अभ्यास यूएस नेवी का ये बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, ये गुआम क्षेत्र में हुआ था जो कि पैसिफिक ओशन में है। भारत ने भी हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भव्य योजना को मंजूरी दे दी है। तो भव्य योजना का भैया पूरा नाम क्या है? तो आंसर होगा भारत औद्योगिक विकास योजना। ठीक है, तो इसकी पहले तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, भारत औद्योगिक विकास योजना। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है, इसलिए चर्चा में है। इस योजना में जो कुल लागत आने वाली है वो कितनी है? 33,660 करोड़ रुपए। तो पूरे देश में इस योजना के अंतर्गत 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे। अब आप पूछोगे भैया ये प्लग एंड प्ले क्या है? तो प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क की अगर बात करते हैं, इसका मतलब हो गया कि जो भी नए उद्योग लगेंगे उनको पहले से तैयार जमीन, बिजली, पानी, सड़क, इंटरनेट, ड्रेनेज, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर उसको पहले से तैयार मिलेगा। बस उसको आना है और सीधे काम शुरू करना है। मतलब उसको ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं होगी, सब तैयार मिलेगा, बस उसको तो आओ और काम शुरू करो। इसका ये मतलब हो गया। तो हमने क्या कहा, इस योजना के तहत पूरे देश में इस तरह के 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे। और इन इंडस्ट्रियल पार्क का जो आकार बताया जा रहा है लगभग 100 से लेकर 1000 एकड़ तक का होगा। अच्छा, इनमें कंपनियों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। कितनी? तो सरकार ने कहा कि प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की हम मदद देंगे। और अगर उनको बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है तो उसके लिए 25% तक अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। तो इस योजना में ये सब दे रहे हैं। और इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या है? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करना, भारत के आर्थिक विकास की गति तेज करना और भारत को विश्व स्तरीय औद्योगिक देश बनाना। ये जो योजना है किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? अगर इसका नोडल मंत्रालय की बात करें तो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। ठीक है, तो योजना से बनने वाले डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब मैंने आपको बता दी है आसान भाषा में। अब कुछ योजनाओं से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा दूं, आ जाओ। हम बात करें अगर रानी दुर्गावती योजना, अभी छत्तीसगढ़ ने इसको शुरू की है। वहां पे बच्चियों को जब वो 18 साल की हो जाएगी तो 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मेरी रसोई योजना पंजाब ने शुरू की, गरीब परिवारों को पोषण युक्त खाद्य किट मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री स्कूल योजना को अभी हरियाणा ने शुरू किया। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया। सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत मेडिकल मदद और कौशल इलाज के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राहत योजना शुरू की, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट हेल्थ असिस्टेंस। और इस योजना में क्या होगा, दुर्घटना के जो पीड़ित हैं उनको 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा सरकार की तरफ से। अभी केरल सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की। और महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की भी घोषणा की है केरल ने ही। लखपति बिटिया योजना दिल्ली ने शुरू की है, जिसमें दिल्ली सरकार बेटी के जन्म पे 56,000 रुपए जमा करेगी। और जब बिटिया 21 वर्ष की हो जाएगी तो ब्याज वगैरह सब जोड़ जाड़ के 1,20,000 रुपए मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री मावा दिया सत्कार योजना पंजाब ने शुरू की, महिलाओं को 1,000 रुपए पर माह मिलेंगे। मुख्यमंत्री सहायक गोदाम योजना, जिसे सुरभि गोदाम योजना भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ ने शुरू की। पंजाब सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के स्कूली शिक्षा में बड़े सुधार लाने के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 योजना शुरू की है। दिव्यांग शक्ति योजना भी दिव्यांगों के लिए शुरू की गई, यह भी आंध्र प्रदेश ने शुरू की है, फ्री में बस यात्रा उनको मिलेगी। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के कलिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो यही प्रश्न है कि ये कलिंजर किला कहां पर है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने
कलिंजर किले के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को अभी राष्ट्रीय भू विरासत स्थल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है। और याद रखना प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इस तरह से किस राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल बन गया है। तो कहां पर है ये कलिंजर किला? तो ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है, विंध्या रेंज में स्थित है और केन नदी के पास पहाड़ी पर यह बना हुआ है। इस किले का अगर मुख्य आकर्षण की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको नीलकंठ टेम्पल मिल जाएगा, जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। नीले पत्थर का यहाँ पर शिवलिंग है। ठीक है, तो अभी इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। अच्छा, भू विरासत मतलब क्या होता है? तो भू विरासत से आप समझोगे वो जगह है जहां पृथ्वी के इतिहास, चट्टानों, जीवाश्मों, पहाड़ों या भू आकृतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी एक बार बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले इसके बारे में हमने पढ़ा था 4 मार्च को, जब इसने अपना 176वां स्थापना दिवस मनाया था। वैसे इसकी स्थापना होती है 4 मार्च 1851 को। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही बनाया था और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत ये काम करती है। मुख्यालय कोलकाता में है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? असित साहा। पहले डायरेक्टर जनरल अंग्रेजी थे, थॉमस ओल्डमैन, और पहले जब इंडियन हेड बने थे उनका नाम है MS कृष्णन। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी विश्व गौरैया दिवस ये हर साल 20 मार्च को मनाया। देखो, इस बार प्रश्न मैंने पलट दिया है, नहीं तो सिंपल सा हमेशा आपको हर जगह यही प्रश्न पूछते हैं कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। सबको पता है 20 मार्च को मनाया जाता है। और ये प्रश्न मैंने आपसे याद है कौन सा पूछा है? ये प्रश्न आपका NTPC एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? अब ऑप्शन देखो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौरैया के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। वैसे बड़े सिंपल से ऑप्शन है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, देख करके बता सकते हो, लेकिन प्रश्न आजकल इस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो विश्व गौरैया दिवस, इंग्लिश में बोलोगे वर्ल्ड स्पैरो डे, हर साल 20 मार्च को मनाते हैं। थीम क्या है? केयरिंग एंड शेयरिंग। और उद्देश्य क्या है? लोगों में गौरैया यानी कि स्पैरो के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। और इस दिन की शुरुआत नेचर फॉर एवर सोसाइटी ने वर्ष 2010 में की थी। वैसे 20 मार्च को 2 और दिवस बताऊंगा, वो भी ध्यान रखना। एक तो अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। ये वही हैप्पीनेस है, अभी हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, याद है? हम 116वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। और 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 20 मार्च को 3 दिवस हो गए। आपको याद है 1 मार्च को भी हमने 3 दिवस मनाए थे। चलो मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको एक साथ रिवाइज करवा देता हूं। तो हमने कहा 1 मार्च को 3 दिवस थे, कौन कौन से? शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे, मोटापा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 9 मार्च को कॉमनवेल्थ डे। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाया। तो अभी तक ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो याद रखेंगे, भारत सरकार ने इंडोनेशिया के साथ प्रम्बानन मंदिर परिसर की मरम्मत और संरक्षण के लिए समझौता किया है। यह मंदिर परिसर दक्षिणी जावा इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है ये। इसे संजय राजवंश ने 9वीं शताब्दी में बनाया था और यह मंदिर हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है। और यह भी बता दूं कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया जा चुका है, कब? 1991 में। ठीक है, तो इस मंदिर से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और ये मंदिर अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि भारत और इंडोनेशिया में इसकी मरम्मत, इसके संरक्षण के लिए भी समझौता किया गया है। हम बनाएंगे उसको, जो भी उसमें डैमेज हो रहा होगा रिस्टोर करेंगे, टूट फूट को सही करेंगे हम लोग। और इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि भारत ने और भी कई देशों की धरोहरों को संरक्षण देने में मदद करने के लिए समझौता किया है। कुछ एक आपके सामने है, जैसे कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, वियतनाम का माई सोन मंदिर हो गया, म्यांमार का बागान हो गया, लाओस का वाट फो मंदिर हो गया। ठीक है, तो हम सब ने इनके साथ समझौता कर रखा है कि हम भाई इसका ध्यान रखेंगे। बाकी अभी तो इंडोनेशिया के साथ किया। तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल जकार्ता है, नई कैपिटल नुसंतारा हो गई बोर्नियो द्वीप पर।
और आसियान का मुख्यालय मिलेगा आपको जकार्ता में। करेंसी इंडोनेशियन रुपया हो गई। प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। सुमात्रा द्वीप है, जावा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है, ये सब आपको यहीं पर मिलेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इसके साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं वो समुद्र शक्ति है और गरुड़ शक्ति है। कई ज्वालामुखी आपको यहाँ मिलेंगे, जो फेमस है वो बता रहा हूँ। माउंट मेरापी, माउंट सिमेरू, माउंट क्राकातोआ, माउंट टिबू, माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी। इनको हम अक्सर न्यूज में पढ़ते हैं जब भी यहाँ विस्फोट होते रहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूश को लॉन्च किया था इंडोनेशिया ने। 2025 में रिपब्लिक डे के मौके पर हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे प्रबोवो सुबियांतो। और अब यहीं से प्रश्न बन जाएगा 2026 में रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, ये आपको बताना है। ब्रिक्स का 10वां मेंबर इंडोनेशिया बना। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है। और पीएम मोदी इंडोनेशिया के महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। अभी जो कोमोडो एक्सरसाइज हुआ था, ये बहुराष्ट्र अभ्यास है, बाली इंडोनेशिया में जो हुआ था, भारत ने भी हिस्सा लिया। चौथा बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 चीन में हुआ था, इंडोनेशिया ने जीता चीन को हरा के। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश बनेगा इंडोनेशिया। और यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट आई थी, उसमें दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर ये जकार्ता बना। उसके अलावा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करी इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया के सुलावेसी स्थित मुना द्वीप की एक चूना पत्थर की गुफा में शोधकर्ताओं ने 67,800 ईयर से अधिक पुराने हाथ के स्टेंसिल की खोज की है। और ये दुनिया की अब तक की सबसे पुरानी रॉक आर्ट मानी जा रही है। ये भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में कीज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नीता अंबानी को। तो नीता अंबानी को भुवनेश्वर में कीस मानवतावादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। कहां पर दिया गया इनको ये सम्मान? तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर के परिसर में। तो आप कह सकते हो ये एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार है। ये सम्मान सामाजिक विकास और मानवीय कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो नीता अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और खेल के क्षेत्रों में योगदान दिया है, उसी के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। प्रश्न आ सकता है कि संस्थान ये कहां पर है, वो तो आपने देख लिया, भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसके संस्थापक कौन है? अच्युत सामंत। इसका फुल फॉर्म होता है किसका? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना है, किस मानवतावादी पुरस्कार 2025 मिला नीता अंबानी को भुवनेश्वर में। कुछ और अवार्ड वाले प्रश्न देख ले, फिर आ जाओ। फिर अभी इफ्को साहित्य सम्मान 2025 दिया गया था मैत्रेयी पुष्पा को। इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 अंकिता जैन की पुस्तक ओहरे किसान के लिए उनको मिला था। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को मिला, भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार है। आप मुझे बताओ अभी 2026 का नृत्य कला निधि पुरस्कार और संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया? वीडियो को पॉज करो और बताओ, वरना आगे वाली शीट में तो मैं आपको बताऊंगा ही सही। और जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 ये अभिनेत्री शारदा को मिला, केरल सरकार देती है। अशोक चक्र सम्मान शुभांशु शुक्ला को दिया गया था, देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। कीर्ति चक्र 3 जनों को मिला था, मेजर हर्षदीप, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी यरूशलेम में इजराइल का सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। वो ये सम्मान पाने वाले विश्व के पहले लीडर बने। अर्थशॉट प्राइज 2026 का आयोजन मुंबई में होगा इस साल। और एक एनजीओ है राजस्थान का एजुकेट गर्ल्स, उसके संस्थापक है सफीना हुसैन, जिनको 2026 के टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया। और एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय डॉक्टर कृति कारंत बनी। उसके अलावा कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम अभी शिकागो यूनिवर्सिटी का प्रतिष्ठित एल्यूमिनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बने। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमोल पालेकर को। 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी आर वेर्रा मुत्थु को मिला, तमिल भाषा के लेखक है, कवि है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबल नागी को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार आ गए भैया 2025 के, इसमें जो 3 है मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी का ममता कालिया को मिला, ये उत्तर प्रदेश की है, इनके मेमोयर जीते जी इलाहाबाद के लिए। इंग्लिश का मिला नवतेज सरना को, ये पंजाब के लेखक है। क्रिसमन स्प्रिंग इनका नॉवल है, उसके लिए। और राजस्थान में देखोगे तो जितेंद्र कुमार सोनी, ये भारखम्मा के लिए दिया गया, जो कि इनका एक कहानी संग्रह है। टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है ये। और मैंने आपसे पूछा था 2026 का जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है, ये वीणा वादक जयंतिक कुमार रेश को दिया गया। और ये जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है, इसको ऑस्कर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक भी कहा जाता है। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार ये नरेंद्र जी को दिया गया, भरतनाट्यम
सत्यम कलाकार हैं। अभी एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2026 मिला है यशवंत गुप्ता को। ये सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट अवार्ड से रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? तो आंसर होगा भूमिका श्रेष्ठ। तो नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बन गई अभी भूमिका श्रेष्ठ। इनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। तो भूमिका श्रेष्ठ एक जानी मानी LGBTQ अधिकार कार्यकर्ता है और वे लंबे समय से नेपाल में यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की वकालत से जुड़ी हुई है। सिंपल सा याद रखेंगे, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद भूमिका श्रेष्ठ। नेपाल से एक बिंदु याद रखना, बालेंद्र शाह का नाम, ये वैसे तो इंजीनियर भी हैं और रैपर भी रह चुके हैं, लेकिन अभी उनकी पार्टी जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, यही जो ऊपर पड़ी हमने पार्टी, वही अभी 2026 के चुनाव में इस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है और चुनाव की जीत के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाए गए हैं कौन? बालेंद्र शाह। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, इसका उत्तर आप लोग करेंगे कि अभी भारत में पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद कौन चुनी गई थी? हिंट मैं आपको दे दूं तो पश्चिम बंगाल से थी। अब उत्तर आपको बताना है भैया, ठीक है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में NBSL ने भीम पेमेंट एप्लीकेशन के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, ये NBSL क्या है? तो इसका मतलब होता है NPCI भीम सर्विस लिमिटेड। ये एक सरकारी पेमेंट सिस्टम से जुड़ी हुई कंपनी है जिसे भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसे 2024 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य काम होता है भीम एप्लीकेशन को मैनेज करना, जिससे हम लोग मोबाइल से पैसे भेजते हैं या पैसे प्राप्त करते हैं। अच्छा, भीम का भी फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और अभी इसी ने भीम पेमेंट एप्लीकेशन के लिए, याद रखना है, महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 2008 में, मुख्यालय मुंबई और MD CEO दिलीप असबे हैं। अब ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर बनी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। अभी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था और भारत इसमें जीता था, भारत श्रीलंका में हुआ था। उसके टूर्नामेंट एम्बेसडर बने थे रोहित शर्मा। और 28वीं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के बने थे शरद कमल। SBI जनरल इंश्योरेंस के पंकज त्रिपाठी। सिटी यूनियन बैंक के रविंद्र जडेजा। यूनिक्लो के भारत में ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह, कल ही पढ़ा है हमने। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के युवराज सिंह। झारखंड पर्यटन के महेंद्र सिंह धोनी और ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के सारा तेंदुलकर। जोमेटो के शाहरुख खान। उड़ीसा हैंडलूम की माधुरी दीक्षित। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था अभिनव बिंद्रा को। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए बनाया था ब्रांड एम्बेसडर कीर्ति सेनन को। लिवाइस की बनी आलिया भट्ट और परप्लेक्सिटी AI के बने थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, बाकी भैया ये थे आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन आपको कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लग रही है। मेरा एक ही उद्देश्य होता है, एक तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको लेकर के कवर कराने हैं जो एग्जाम के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो। मेरे को कुछ भी अंट शंट उठा करके नहीं लाना है। बहुत सी जगह आप पढ़ के देखना या पढ़े होंगे, कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं करंट अफेयर्स के नाम पे, उनको वीडियो बनाना है बस। तो मेरी पहली कोशिश रहती है फालतू क्वेश्चन को हटाना है, जो एग्जाम के रेस्पेक्ट में जो आ सकते हैं, जो आने वाले प्रश्न होते हैं वही रखने, और उनको भी सरल भाषा में अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ, इंपॉर्टेंट लिखावट के साथ, ताकि आप PDF जब इनकी निकालो तो आपको चीजें आसानी से समझ में आता है। कम शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को मुझे सपोर्ट जरूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी हमेशा बताता हूँ, PDF और इनकी प्रैक्टिस के लिए जो मॉक टेस्ट है, जो क्विज है, वो आपको फ्री में अवेलेबल होता है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो देखो, कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था, अभी वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? 116 है। फिर आपसे पूछा था, अभी किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए अभी शिक्षा क्रांति 2.0 पहल को शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। फिर पूछा, भारत के मेट्रो नेटवर्क में दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर होगा तीसरा स्थान है। फिर पूछा, अभी हाइड्रोजन और डिसैलिनेशन के लिए अभी MXCNE बेस्ड मटेरियल को किसने विकसित किया? IIT गुवाहाटी ने विकसित किया है। इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हो गई, इसका संबंध किससे है? IRNSS-1F से है। फिर पूछा, भारत ट्राइब फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। फिर आपसे पूछा, किस देश के केंद्रीय बैंक को अभी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड
से सम्मानित किया गया, तो भारत का जो आरबीआई बैंक है, मतलब हमारा सेंट्रल बैंक। दिव्यांग शक्ति योजना को शुरू किया आंध्र प्रदेश ने। फिर पूछा कि अभी सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो रविंद्र जडेजा बने। और आखिरी प्रश्न पूछा था नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर होगा, तो आंसर होगा उड़ीसा में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को किसने विकसित किया, तो आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।